IBN 7 हौसला है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से। दिल्ली में एक अहम कदम उठाकर बीजेपी ने चुनावी समर में हलचल पैदा कर दी है। दिल्ली की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी बीजेपी में शामिल हो गई और किरण बेदी ने अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ऑनलाइन ग्रहण किया। अमित शाह के साथ बीजेपी मुख्यालय पहुंचने से पहले किरण बेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। अमित शाह ने इस बात की पुष्टि की कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में किरण बेदी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि उनके चुनाव क्षेत्र का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि सियासी गलियारों में अभी से किरण बेदी को बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया जाने लगा है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अमित शाह से किरण बेदी के मुख्यमंत्री बनने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने के लायक है। हालांकि किरण बेदी की प्रशासनिक क्षमता और 40 साल की गई देश की सेवा का जिक्र कर उन्होंने किरण बेदी को पार्टी में शामिल किया। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। अमिताभ, आपसे जानना चाहेंगे, बेदाग छवि और पहले से ही कहा जा रहा था कि किरण बेदी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। क्या संदेश अब बीजेपी देना चाह रही है? हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पर अमित शाह चुप है। देखिए, मुख्यमंत्री के नाम पर चुप है क्योंकि अब तक जो परिपाटी चली आई है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद की पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनाव के बाद तय करता है, नतीजे आने के बाद तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज तो साफ है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे पहले वो प्रधानमंत्री से मिली है, प्रधानमंत्री से आशीर्वाद लिया है, उसके बाद यहाँ पर आई है। यहाँ पर पार्टी के वरिष्ठतम नेता मौजूद है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि अगर किसी को होना है जो राजनीति से बाहर से आया है उसके लिए इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन थे, अरुण जेटली यहाँ पर मौजूद थे, प्रभात झा जो सांसद है पार्टी के वरिष्ठ नेता वो मौजूद थे। तो जाहिर तौर पर पहला संदेश ये है कि प्रधानमंत्री का आशीर्वाद, दूसरा आला नेताओं की मौजूदगी जो खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, और किरण बेदी की लंबी। जाहिर है पार्टी एक चेहरे को उस चेहरे से लड़वाना चाहती है, उस चेहरे की ढूंढ रही है जो चेहरा उनके लिए खतरा बना था पिछले चुनाव में भी और इस चुनाव में भी बन सकता है। और क्योंकि बार बार केजरीवाल यही दावा कर रहे थे कि बीजेपी के पास कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो मुख्यमंत्री पद के लिए उनका मुकाबला कर सके, ऐसे में उसकी काट, केजरीवाल की काट बीजेपी ने ढूंढी है। और यही बात आला नेता की बातचीत से लगी, यही बात किरण बेदी की बातचीत से सामने आई है कि यही वो चेहरा है जिसके सहारे पार्टी केजरीवाल की काट ढूंढ रही है। तो जाहिर तौर पर भले ही मुख्यमंत्री पद का ऐलान न हुआ हो, लेकिन पार्टी ने एक चेहरे के रूप में जिसकी 40 साल की सोशल सर्विस की छवि हो और लगातार सेवा करती रही हो और राजनीति में भले ही नहीं हो, लेकिन एक चेहरा है जो बेदाग है और स्वच्छ है। बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि किरण बेदी का वेलकम हर जगह से होगा और अगर उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया जाता है तो। हालांकि इसको लेकर अमित शाह ने साफ कहा कि उनका हर कार्यकर्ता में क्षमता है कि वो मुख्यमंत्री बन सके। क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने, सुनवाते हैं आपको। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जी, भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान प्रभात झा और आज ही श्री विजय गोयल जी, और आज ही अभी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया है ऐसी किरण बेदी जी और मीडिया के मित्रों, आज किरण जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है, तो इसके लिए मैं पार्टी की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। और मैं मानता हूं कि किरण जी के भारतीय जनता पार्टी में आते ही दिल्ली भारतीय जनता पार्टी यूनिट को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। दिल्ली के चुनाव में जनता की जो अपेक्षा है उसको, इसकी परिपूर्ति के लिए हमें एक अच्छा साथीदार मिलेगा और आने वाले दिनों में दिल्ली का चुनावी जंग और उसके बाद में दिल्ली की नई बनी हुई सरकार, दोनों जनता की अपेक्षा पर ठीक से खरे उतरे, इसके लिए
किरण जी का रचनात्मक योगदान भारतीय जनता पार्टी को बहुत काम आएगा। इसी समय से, इतने व्यस्त समय से, इतने समय हमें, मुझे और अमित भाई को दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूं। आज मैं यहां हूं उनकी इंस्पिरेशनल लीडरशिप की वजह से। साथियों, ये उनकी इंस्पिरेशनल लीडरशिप बहुत सारे भारतीयों को बदल रहा है, और अब मेरे जैसे व्यक्ति को अगर आज बदला है तो मैं समझती हूं करोड़ों बदल चुके होंगे। मेरे जैसा व्यक्ति जो सोचता था अपनी जिंदगी सोशल वर्क में कमिट कर देगी, अपने आप को सोशल वर्क में कुर्बान करती जाएगी और अपने देश को जिस प्रकार है अपने साधनों से उसका बड़ा भला करती जाएगी, आज उसको भी उन्होंने प्रेरित किया उनके साथ जुड़ने का। मेरी ये प्रेरणा उनकी लीडरशिप से आई है साथियों। तो चलिए इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं परिचय करा देती हूँ। स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं पूर्व एमएलए विनोद कुमार बिन्नी, साथ ही साथ शोएब इकबाल हमारे साथ जुड़ेंगे, विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ रहेंगे चर्चा करने के लिए, अमृता धमन कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ रहेंगी, साथ ही साथ एडवोकेट राहुल राज मलिक रहेंगे। मैं विजेंद्र जी सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। बीजेपी में किरण बेदी की एंट्री, क्या हम इसको एक पैरेड ट्रूपर एंट्री की तरह देखें? विजयन जी, मेरा सवाल आपसे, क्या मेरी आवाज आप सुन सकते हैं? अब आ रही है मुझे आपकी आवाज। बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे ये है कि किरण बेदी की एंट्री, बेदाग छवि और इतना अच्छा और इतना बढ़िया करियर, बीजेपी में एंट्री, क्या हम इसको एक पैरा ट्रूपर एंट्री कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लगातार अच्छे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और आज एक और डायनेमिक महिला ने, जो जिनका बेदाग जीवन है और जिन्होंने संघर्ष के साथ अपने पूरे जीवन में, चाहे वो सर्विस में रही है, सर्विस के बाद अपना योगदान दिया है, और वो आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने उनको ज्वाइन करवाया, श्री अरुण जेटली जी ने उनको ज्वाइन करवाया। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही शुभ अवसर है ये, और हम उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। बिल्कुल, ये स्वागत क्या पूरी पार्टी की तरफ से हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे सीनियर लीडर्स ऐसे भी हैं जो कि शायद इंतजार कर रहे होंगे। हालांकि अमित शाह से जब सीएम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हर कार्यकर्ता में क्षमता है मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है किरण बेदी का नाम भी सीएम पद के लिए। ये तो देखिए, आप जितना मर्जी कयास लगाते रहिए, लगातार आप कयास लगा रही हैं, पहले भी मीडिया कयास लगाता रहा है, लेकिन पार्टी का लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल स्पष्ट है, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजयी होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, विजय जी आप रहिए, और तमाम खास मेहमान मौजूद है। पहले मैं चलती हूँ सीधा विक्रांत यादव हमारे संवाददाता इस वक्त विजय चौक से ताजा अपडेट के साथ। विक्रांत, ताजा अपडेट क्या है अभी इस मामले में? देखिए, एक बड़ी जीत पार्टी को मिली है, क्योंकि किरण बेदी ने एक बड़ा आंदोलन अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली में लड़ा था अन्ना हजारे के नेतृत्व में। तो पार्टी को लगता है कि दिल्ली में अब एक बड़ी जीत उसे हासिल हो सकेगी। किरण बेदी के शामिल होने से दिल्ली इकाई जो है पार्टी की वो काफ़ी मजबूत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब दिल्ली बीजेपी के लिए है कि वो एकजुट होकर के चुनाव लड़े, क्योंकि दिल्ली में कई ऐसे गुट माने जाते हैं, विजेंद्र गुप्ता साथ बैठे हुए हैं, लेकिन दिल्ली में अलग अलग बड़े नेता हैं। अब कौन बीजेपी का चेहरा बनेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर हर्षवर्धन पहले प्रोजेक्ट किए गए थे। अब किरण बेदी का नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि किरण बेदी ने आज भी अपना जब स्पीच दिया तो उन्होंने कहा कि उनका 40 साल का लंबा प्रशासनिक अनुभव है और उसको वो अब यूटिलाइज करेंगी पार्टी के लिए, और दिल्ली में एक स्टेबल गवर्नमेंट देना उनकी और उनकी पार्टी की प्राथमिकता रहेगी। तो किसी तरह की अगर गुटबाजी नहीं होती तो निश्चित तौर पर पार्टी को ये लग रहा है कि अब एक बड़ी जीत की तरफ वो बढ़ सकेंगे, और किरण बेदी का जो अनुभव है, उनकी जो लोकप्रियता है दिल्ली के अंदर, उसका पार्टी भरपूर फायदा उठाएगी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विरुद्ध एक हथियार के तौर पर भी पार्टी उन्हें प्रयोग करेगी, क्योंकि जो आंदोलन चला था दिल्ली में उसमें किरण बेदी ने भी अहम भूमिका निभाई थी, और जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी उसके बाद वो अलग रास्ते चले गए थे। कुछ और भी आम आदमी पार्टी के नेता, निम्न स्तर के, माफ कीजिएगा मध्यम स्तर के नेता, वो भी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। तो पार्टी को लग रहा है कि एक संदेश वो इन सब चीजों से देने में कामयाब रहेगी। विक्रांत, आपने शुरुआत की, जब मैंने आपसे सवाल किया आपने शुरुआत की, जवाब की इस तरीके से कि अब क्योंकि किरण बेदी आ गई हैं, काफी स्ट्रांग हो गई हैं, क्योंकि एक बेदाग छवि, बेदाग चेहरा आया है, जरूरत यह है कि पूरी पार्टी एकजुट होकर लड़े, जिसमें गुटों की आपने बात की। तो क्या किरण बेदी की एंट्री करवाना, क्योंकि सीधा उन्होंने साथ ही माइक पकड़ते सबसे पहली बात यह कही कि मैं प्रधानमंत्री से मिलने के बाद मैं यहां पर आई हूं,
मैंने यही सवाल उनसे किया था विजेंद्र गुप्ता जी से कि क्या ये एक पैराट्रूपर एंट्री, क्या उनको लाना कोई मजबूरी भी रही पार्टी की? देखिए, पार्टी के लिए एक बड़ा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लगातार हमला कर रहे थे पार्टी के ऊपर, पार्टी के लिए निश्चित तौर पर उनका मुकाबला करने के लिए एक बड़ा हथियार है, क्योंकि दोनों ने, अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी दोनों ने उस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। और किरण बेदी लगातार हमने देखा था कि किस तरीके से वो अन्ना हजारे के हर आंदोलन में, चाहे वो रामलीला मैदान में हो या जब वो तिहाड़ से बाहर निकले, किरण बेदी एकदम अगुआ के तौर पर रहती थी, अन्ना के मजबूत सिपाही के तौर पर रहती थी। तो उस आंदोलन में अगर अरविंद केजरीवाल की अहम भूमिका थी तो किरण बेदी की भूमिका भी उनसे कम नहीं थी। तो जाहिर तौर पर उनके काट के तौर पर पार्टी जरूर इस्तेमाल करेगी और किरण बेदी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाना है। इसका इल्म हमें इस बात से भी लगता है कि वो पार्टी में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री से मिली, उसके बाद उन्हें पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने खुद पार्टी में ज्वाइन करवाया। अगर वो दिल्ली इकाई के लिए या दिल्ली स्तर की नेता पार्टी उन्हें मानती तो दिल्ली के प्रदेश कार्यालय में भी उनकी ज्वाइनिंग हो सकती थी, लेकिन उनको एक बड़े कैनवास पर यूज किया जाएगा दिल्ली में। इसी कारण से पार्टी अध्यक्ष ने उनकी एंट्री करवाई, उनको बीजेपी का मेंबर बनवाया और निश्चित तौर पर बीजेपी के सीएम कैंडिडेट के तौर पर भी उनको कई लोग कयास लगा रहे हैं कि वो इसी बिना पर वो पार्टी में, क्योंकि उनका बड़ा इस्तेमाल किया जाएगा। और किरण बेदी की स्पीच की तरफ अगर हम इस समय ध्यान दें तो उन्होंने अपने स्पीच में लगातार कई बार ये कहा, उनका लंबा जो प्रशासनिक अनुभव है उसकी तरफ सबका ध्यान आकृष्ट कराया। बिल्कुल विक्रांत, आप रहिए। विनोद कुमार बिन्नी हमारे साथ स्टूडियो में बैठे। विनोद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि उस कैंपेन का हिस्सा किरण बेदी भी रही थी, अन्ना हजारे वाली कैंपेन का आप भी उसमें शामिल थे, तो यहां पर अगर हम उस शख्सियत को देखें और बीजेपी किस तरीके से इनकैश करेगी उस छवि को, क्या ये वाकई टक्कर मानी जाए अरविंद केजरीवाल की? दरअसल मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी जी की तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कभी भी कहीं एक जगह टिक के नहीं रहे। जब तक उनका, जब से जीवन शुरू हुआ है, जब से अगर उनका इतिहास देखें, उन्होंने टाटा में जॉब की तो वहाँ कुछ नहीं कर पाए, इनकम टैक्स में रहे तो वहाँ उनका विशेष कीर्तिमान कुछ नहीं है, उन्होंने एनजीओ चलाई तो वहाँ कुछ नहीं कर पाए, उसके बाद पार्टी बनाई तो उसमें विशेष कुछ नहीं कर पाए, सरकार बनाई तो उसमें विशेष कुछ नहीं कर पाए। और बिल्कुल विपरीत जिसकी हम बात कर रहे हैं, पहली आईपीएस महिला जिनका हमेशा एक ईमानदारी और साफ सुथरी छवि के लिए चर्चा होती है, और उनका एक अलग से काम करने का स्टाइल रहा। वो अगर दिल्ली की सेंट्रल जेल में रही तो वहां कुछ नए करके दिखाया उन्होंने, अगर वो ट्रेनिंग कैंप में रही तो वहां कुछ नया किया, और बाहर जहां जहां रही हैं हर जगह उन्होंने अपनी कार्य कुशलता के आधार पर अपनी छवि को छोड़ा है। तो दोनों की तुलना मुझे लगता है हो नहीं सकती, बेईमानी होगी। उनकी एक अलग छवि है, उन्होंने अपने आप को 40 साल में प्रूफ करके दिखाया। एक आदमी ने सिर्फ झूठ और कपट के नाम पर सब चीजों को बिखेरने और गुमराह करने के अलावा मुझे लगता है कुछ नहीं। मुझे लगता है कि तुलना करना ही बेईमानी। अमृता, अमृता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं। अमृता, अब तो ये बताएं कि किरण बेदी बेदाग छवि की नेता बीजेपी की तरफ, बीजेपी के साथ शामिल हो गई हैं। अब सवाल ये है कि कांग्रेस का क्या, क्योंकि आप अभी तक आरोप लगाते आए हैं कि बीजेपी के पास कोई भी साफ सुथरा चेहरा नहीं है, साफ सुथरी छवि का चेहरा नहीं है। क्या थोड़ा डर, थोड़ी घबराहट है कांग्रेस में इसके बाद? देखिए नवजोत, आज जो भर्ती हुई है किरण बेदी जी की बीजेपी में, ये कोई नई बात नहीं है। काफी लंबे समय से वो बीजेपी को समय समय पर समर्थन देती रही हैं। तो मेरा मानना है कि आज तो सिर्फ एक ऑफिशियल मेंबरशिप उनको दिलाई गई है और इसमें मुझे कोई नई बात नजर आती नहीं है। हाँ, एक अच्छी पब्लिक सर्वेंट वो अपने समय में रही हैं, लेकिन क्योंकि वो सियासत के गलियारों में कदम रख चुकी हैं, तो जिन अमृता, माफ कीजिएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे। मैं आपका जवाब पूरा लूंगी, आप रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दर्शकों को यह भी बता दें, क्योंकि आज किरण बेदी बीजेपी में शामिल हो गए और उन्होंने ऑनलाइन पार्टी की सदस्यता लेकर खुद को युवाओं के साथ चलने वाली नेता दिखाने की कोशिश की है। अब वो बीजेपी की तरफ से जनता के मुद्दे उठाएंगी। असल सवाल अब यहीं पर है कि दिल्ली वालों को क्यों चाहिए सरकार, और जो सरकार बने वो कैसी हो, वो जनता से जुड़े किन किन मुद्दों को प्राथमिकता दे और किन किन मुद्दों का ध्यान रखे। और आज के मुद्दे में हम इन विषयों पर भी बात करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सरगर्मी तेज हो गई है। सवाल यह है कि दिल्ली चुनाव में असल मुद्दे क्या होंगे। आम आदमी पार्टी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रामलीला मैदान में हुई रैली पर ध्यान दें तो दिल्ली चुनाव के ये मुद्दे साफ हो चुके हैं। ये मुद्दे दिल्ली के बुनियादी मुद्दे हैं जिससे आम आदमी प्रभावित होता है। ये मुद्दे हैं भ्रष्टाचार, बिजली, पानी और स्थिर सरकार। आम आदमी पार्टी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट और चुनावी भाषणों में
भ्रष्टाचार और बिजली पानी को एक बार फिर मुद्दा बनाया है। पार्टी का दावा है कि उनके 49 दिनों के दौरान जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा, वहीं बिजली की दरों में कटौती की गई। यही नहीं, करीब 700 लीटर तक पानी मुफ्त देने का इंतजाम किया गया। दोबारा सरकार बनने पर वो फिर से ऐसा करेंगे। आम आदमी को छूने वाले इस मुद्दे पर बीजेपी भी पीछे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार और बिजली पानी का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को हर स्तर से खत्म करने का वादा दोहराया। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली वालों को बिना कटौती के बिजली मुहैया कराने, एलईडी बल्ब योजना के जरिए बिजली बिल में कमी और पावर पोर्टेबिलिटी लागू करने का वादा किया। दिल्ली में हम ये योजना करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए 10 कंपनियां यहां बिजली बेच रही हैं और अगर आप चाहते हो कि हमें इससे बिजली नहीं लेनी है, वो सस्ती देता है, हम उससे लेनी है, तो आप ले सकते हैं। व्यवस्था हम करने वाले। प्रधानमंत्री ने दिल्ली की चुनावी रैली में पानी की समस्या खत्म करने का दावा किया। उनके मुताबिक हरियाणा सरकार से बातचीत कर पानी की किल्लत को खत्म कर दिया गया है। दिल्ली में स्थायी सरकार भी बड़ा मुद्दा है। आम आदमी पार्टी जहां दिल्ली के विकास के लिए पूर्ण बहुमत को जरूरी बता रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि केंद्र की सरकार के साथ बेहतर तालमेल के लिए दिल्ली में भी बीजेपी की स्थिर सरकार की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। चलिए हम बात यही करेंगे कि आखिर जनता क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं लोगों के, क्यों परेशान हैं लोग। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त शोएब इकबाल साहब भी मौजूद हैं। शोएब साहब, आपसे जानना चाहूंगी, कभी जेडीयू, कभी जनता दल, कभी कांग्रेस, और कांग्रेस में आने से पहले तो ये कहा जा रहा था कि शायद आप MIM की तरफ से उम्मीदवार बनेंगे। एजेंडा क्या है, क्या चाहते हैं आप, किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे, कैसे जनता को ये बताएंगे, क्योंकि आप तो खुद ही एक पार्टी में नहीं रहते। नहीं, बिल्कुल सही कहा कि हम लोग वो एक में नहीं रहते, लेकिन वो पार्टी एक ही थी और उसका जब जब विभाजन हुआ उसका पूरा एक तर्क है। मैं तर्क दे दूं, मैं 2 मरतबा जनता दल से लड़ा और तीसरी मरतबा जब जनता दल के अंदर फूट हो गई और जब आधी पार्टी अपना समता पार्टी बन के जो है बीजेपी के साथ चली गई, तो हम जनता दल सेकुलर में रहे। जब जनता दल सेकुलर में देवेगौड़ा जी ने बीजेपी से कर्नाटक में हाथ मिला लिया, हम लोग वहाँ से हट गए। जब उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी में रहे, जब लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर रामविलास जी जो है वो NDA में चले गए, तो फिर वहाँ से हम हट गए। उसके बाद जब रामविलास पासवान जी के ने वहाँ से छोड़ कर आए, तो उसके बाद फिर हम वहाँ पर आ गए। फिर JDU से जब नीतीश कुमार जी ने जो बीजेपी से हाथ हटाया, तो उसके बाद हम JDU में आ गए। याद रखिएगा, हमारा एक नीति और सिद्धांत बिल्कुल अलग है, इसी वजह से ये सारे मामले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर जमात है, आज हम पूरी उसके साथ हैं। नंबर 1 बात यह आपने मुझसे जो कही उसका सीधा सीधा जवाब है। हम लोग जो है थर्ड फोर्स के आदमी, और हम लोगों ने जो है हमारी विचारधारा बिल्कुल वो अलग है कि हम लोग जो समाज में सबको लेकर साथ चलने वाले हैं। हम सेकुलरिज्म पर विश्वास करते हैं, समाज को बांटते नहीं। ये हमारा एक मोटिव है, मुद्दा है, और जनता को ये सब पता है। इसी वजह से हम किसी भी पार्टी से रहे हों दिल्ली के अंदर, और हमें 5 मरतबा विधानसभा में चुनते नहीं गए और बड़े अच्छे मार्जिन से रहे। एजेंडा ये देखिए, एजेंडा सबसे बड़ा ये है कि दिल्ली को संपदा आयुक्ता से बिल्कुल मुक्त करेंगे। कोई भी पार्टी, यानी कि आम आदमी पार्टी हो या फिर हो अपना भाजपा, इस संपदा आयुक्ता के लिए कोई बात नहीं करते कि इसके विरुद्ध हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा भ्रष्टाचार है, इसमें कोई शक नहीं कि भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो बड़ी गहराई तक पहुंची हुई हैं, और हम लोग हमेशा हमेशा इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। इसके अलावा जो बेसिक एम्यूनिटीज का जहाँ तक ताल्लुक है, दिल्ली के अंदर जो बुनियादी सुविधाएं वो लोगों को नहीं मिल पा रही, जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जो नहीं, लेकिन आपने तो इस पार्टी, ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया है जो कि खुद ही अपना वजूद कायम नहीं कर पाई पिछले विधानसभा चुनावों में। दिल्ली में 15 साल तक सत्ता संभालने के बाद भी वो लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाई। देखिए, ये सब के नहीं कहाँ रही वो बुनियादी सुविधा देने का तो काम, तो वो तो अपना जो सिविक बॉडियां होती हैं वो उनका होता है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है। हमने देखिए जितना पानी दिया, हमने जितनी बिजली दी, वो मेट्रो दिया, हमने पूरी दिल्ली में जाल बिछा दिया मेट्रो का। हमने इसके अलावा नई बसें दी हैं पब्लिक को बुनियादी सुविधा के लिए, हमने लाडली स्कीम दी, नए नए फ्लाईओवर ब्रिज बनाए, सड़कें बनाई। मतलब जितना विकास 15 साल में हुआ, जब भी दिल्ली की जनता बार बार कांग्रेस पार्टी को चुनकर जो है तो पिछले चुनावों में क्यों क्या हाल हुआ ये तो देखा आपने, लोकसभा चुनाव में क्या हाल हुआ ये भी देखा आपने, देश में क्या हाल हो रहा है ये भी आप देख रहे हैं।
क्या दोबारा फरमाइएगा? मैं ये कह रही हूँ कि अगर इतना सब कुछ दिया था तो फिर लोग क्यों दोबारा? पीछे हटते गए? नहीं, गलत प्रचार हुआ ना। आम आदमी पार्टी जो इन्होंने जिस तरह से इन्होंने बिल्कुल कांग्रेस के विरुद्ध एक जमीन गिरोह तैयार की और जिस तरह से ये लोग अपने कांग्रेस के खिलाफ अपना जो है बोलते रहे, तो वही सिर्फ एक रीजन रहा और बिल्कुल झूठ प्रचार किया, झूठ और फरेब इन्होंने बोला है, तो उसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। आज की तारीख के अंदर अगर ऐसा होता, आज की तारीख के अंदर इनका जो है बिल्कुल वो भेद खुल चुका है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, दिल्ली की जनता इनको कभी माफ नहीं देगी और इनकी सब लीडरों की जमानतें जब्त होंगी। तो दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं, मुद्दों की भी बात हम करेंगे, साथ ही साथ ये कि कैसे नैया पार लगेगी दिल्ली की और कौन बनेगा जनता का हमदर्द। विजेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, किरण बेदी को शामिल कर लिया गया, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से नाम किसी का नहीं आया कि मुख्यमंत्री कौन होगा। पिछली बार आपने हर्षवर्धन को आगे किया था, इस बार क्यों क्लैरिटी नहीं है? देखिए, महाराष्ट्र से लेकर के और झारखंड और जम्मू कश्मीर तक, हरियाणा, जहां भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई है, नीतिगत ये हमारा फैसला है। और अब दिल्ली कि हम चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की कोई घोषणा नहीं करेंगे और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव नहीं, लेकिन पिछली बार आपने डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम आगे किया था। मैं आपको जो बता रहा हूं वो उस समय नीति और थी। अब चूंकि जितने भी प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं, किसी भी प्रदेश में पार्टी ने नीतिगत रूप से किसी को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित नहीं किया है। दिल्ली उससे अलग नहीं है। तो इसलिए जो पार्टी का एक पॉलिसी मैटर है, हमारी रणनीति है। और दूसरा, मैं अपने विरोधियों को ये कहना चाहता हूं कि क्रीज पर बैटिंग हम कर रहे हैं, तो बैट कैसे पकड़ना है वो हमको ज़्यादा बेहतर पता है। आप हमको गाइड नहीं कर सकते। आप अपना बॉल करिए, आप फील्डिंग साइड में, आप बॉल करिए, बॉलिंग करिए। फील्डिंग साइड पे हैं क्या आप? बिल्कुल करना है आपको। देखिए, मैं तो गुप्ता जी को यही कहना चाहती हूँ कि अगर बैट आपने पकड़ रखा है तो बैट्समैन जो है, एक अच्छी गेंदबाज अगर आता है कोई गेंदबाजी करने के लिए तो आउट भी हो जाता है। तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी को पूरी तरह से आउट करने के लिए तैयार खड़ी है। तो आप और करिए ना जहां अपनी तक भूमिका, बात है हमको मना कर रहे हैं। बीजेपी अमृता, बॉलिंग कौन आ रहा है आपके पास तो 7 महीने आपके बॉलिंग कौन प्रधानमंत्री कर रहा है को आपकी मिले, तरफ से? अमृता, आपके यही लोकतंत्र है। और हम आपकी देखिए, बाउंड्री के बाहर के स्टेडियम के बाहर पहुंचाने का दम रखते हैं। आप मुझे बोलने दीजिए गुप्ता जी, नहीं तो मैं आपको पूरी डिबेट में मैं भी नहीं बोलने दूंगी अगर आप मुझे नहीं बोलने देंगे। तो पहले मेरी बात सुन लीजिए। अमृता जी, इतना नाराज मत ठीक है, होइए। मैं आपकी बात सुन ली, अब मेरी बात सुनने दीजिए। इतनी नाराज मेरी मत बात भी होइए। तो सुनने दीजिए, ठीक है? तो कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई आप। 7 से 8 महीने जो है आपके प्रधानमंत्री 16 साल का हिसाब दीजिए पहले। आपके प्रधानमंत्री ने दिल्ली के 15 साल का हिसाब दीजिए। इससे ज्यादा फीका भाषण आपके प्रधानमंत्री का हमने तो कभी देखा नहीं, जिसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था उस भाषण के अंदर। 10 साल रहे केंद्र में आप, 7 महीने में और दिल्ली के 15 साल अंदर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा। आपका अपने प्रधानमंत्री के बारे में बताइए, जो आपकी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री थे। आपने ना बिजली का काम किया, ना आपने पानी को लेकर कोई सुविधा दी। अनऑथराइज कॉलोनियों के ऊपर जो पैसा खर्च होता है आपने वो भी कम कर दिया। 1200 करोड़ से सीधा अरुण जेटली जी ने उसको 711 करोड़ रुपए कर दिया। आपकी एमसीडी में आपकी सरकार है बीजेपी की, आप लोग अभी तक भ्रष्टाचार आपके शासनकाल में हुआ। तो जिस तरीके से आप कॉमनवेल्थ खेलों में जिस तरह की लूट मची, बनाने की कोशिश जिस तरह कर से रहे हैं, आपने अनुसूचित वर्ग के, जितनी बार आप लोगों ने दिल्ली की जनता और भावनाओं के साथ खेला है, जिस तरह से अनुसूचित वर्ग के कल्याण के लिए जो पैसा था उस पर भ्रष्टाचार किया। अरे तो आप यही कारण है, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो आप चौथे नंबर की पार्टी हो गए देश में। जितने भी प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ या तो आप तीसरे नंबर पर है या चौथे नंबर पे, यानी कि लास्ट नंबर की पार्टी है आप। किसी को आप कोई ना कोई सबूत तो दीजिए अपनी तरफ भी थोड़ा झांक करके देखिए। ठीक है, विनोद कुमार बिंदी भी हमारे साथ स्टूडियो में, आप कुछ कहना चाह रहे थे? उठा रहे हैं नहीं, मैं ठीक है अमृता, उठा रहे हैं अमृता, ठीक है, बिन्नी जी का रिएक्शन भी ले लेते हैं। भाजपा को कोसने से आपका कोई भला नहीं होने वाला। दरअसल मुझे लगता है कि अगर हम अपने कार्यों को बताएं कि हमने 15 साल में क्या किया, 10 साल में सेंटर में रहते हुए क्या किया, या भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 महीने में 8 महीने में दिल्ली में क्या किया, तो जनता को ज्यादा इजी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि जनता बहुत भली भांति जानती है और बहुत अच्छे डिसीजन लेना जानती है।
मुझे लगता है हम सब लोग गुमराह करने में कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। वो उस पे लांछन, वो उस पे लांछन, मुझे लगा लांछन से ऊपर आपकी स्ट्रेटेजी क्या, आप भी क्लियर कीजिए। क्योंकि मेरा स्ट्रेटेजी ये है कि मैं हमेशा काम के आधार पर चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मुद्दे स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि आप नहीं, मैं तो मेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ है, बिल्कुल, क्योंकि मोहल्ला सभा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने बिल्कुल इंप्लीमेंट किया और उससे बड़ा लोकतंत्र में कोई मॉडल नहीं हो सकता है। मोहल्ला सभा अपने आप में जनता का सबसे बड़ा हथियार है। लोग खुद इकट्ठे हों, खुद तय करें, अपने हिसाब से डेवलपमेंट हो, लोग तय करें कौन सा काम पहले होना है, कौन सा बाद में होना है। उससे बड़ा लोकतंत्र में कुछ नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं आपको लोगों ने चुन दिया उसके बाद आप जो मर्जी करें, मनमारी करें, वो भी तरीका नहीं है। वो उसी मॉडल के तहत मैं 2 चुनाव पहले इंडिपेंडेंट लगा और दोनों पार्टियों को 2-2 बार, और दूसरी बार तो दोनों पार्टियों की जमानत जब्त हुई। आप पढ़े भी हैं, आपकी रिसर्च पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। मोहल्ला सभा एक ऐसा टेक्निकल फॉल्ट है जिसमें आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। RWS जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो RW होती है मुझे लगता है आप सुनी सुनाई बात कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। जब एक RWS, अमृता जी आपने सुनी सुनाई बातें की हैं, मैंने पिछले 7 साल प्रैक्टिकल किया है। आप प्रैक्टिकल को लिखे के सामने नहीं कर सकते हैं। आदमी लिखने के बाद प्रैक्टिकल करता है और मैंने प्रैक्टिकल किया है। मुझे लगता है आपको अपनी जानकारी बढ़ानी चाहिए कि प्रैक्टिकल के बाद किसी भी विषय पे बोलने के बाद कुछ नहीं बचता है। आपने मुझे लग रहा कहीं कुछ पढ़ लिया और अपने हिसाब से कुछ बोल दिया है, क्योंकि पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल किया जाता है और प्रैक्टिकल में जो आदमी सफल हो जाता है ना, और सफल कौन करती है? जनता। और जनता जो तय करती है वो करती है वोट के आधार पे। और मैं 2 बार इंडिपेंडेंट जीता, दूसरी बार जब जीता तो दोनों नेशनल पार्टियों की जमानत जब्त हुई। ऐसे बात नहीं समझ आएगी। दोनों पार्टियों की जमानत जब्त हुई। इसका मतलब वो सफल प्रयोग था, वो फेल नहीं था। आपने किताबें पढ़ी हैं, आपको लांछन लगाना आता है, इसी का तो नजरिया है कि आज पर बिन्नी जी ये बताएं कि आपका भी तो स्टैंड क्लियर नहीं है ना। आप पहले तो ये बताएं चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मैं 100% चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने हर बार इस बात को कहा है कि मैं नई दिल्ली पे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। माफ कीजिएगा, क्लियर नहीं हुआ, आप एक बार फिर से जवाब दीजिए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं दिल्ली से, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा मकसद है कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले चुनाव में दिल्ली की जनता को बहुत सारे मुद्दों पे, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, मूर्ख बनाने का काम किया। उन सब लोगों को उनकी वास्तविकता को लोगों के सामने बताना जरूरी है, और अपनी कार्यप्रणाली जो मोहल्ला सभा जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे। लेकिन पार्टी किस पार्टी की तरफ से लड़ेंगे चुनाव? मुझे लगता है मेरा इतिहास ऐसा है कि मैं 2 बार पहले भी इंडिपेंडेंट जीता हूं, और मैंने डॉक्टर अशोक कुमार वालिया को अगर हराया तो पार्टी से ज्यादा मेरा व्यक्तिगत छवि की वजह से वो हारे। तो आपका यहाँ पर मुद्दा क्या रहेगा कि आप जनता के मुद्दों के हिसाब से जनता के मुद्दों के हिसाब से, क्योंकि आपको धोखा मिला तो उसके अगेंस्ट जाएंगे? नहीं, 2 चीजें। दिल्ली की जनता के लिए उसकी वास्तविकता लोगों को सामने लाना जरूरी है। दूसरा, मेरा जो कॉन्सेप्ट है मोहल्ला सभा, जो अन्ना जी और तमाम लोग जो इस बात को जानते हैं कि भाई मोहल्ला सभा कैसी प्रणाली है, उससे लोगों को कैसे फायदा होता है, उनके हित में कैसे काम होते हैं, वो दोनों चीजों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। नहीं, लेकिन ये बताया ना कि अगर आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो उसके बाद आप सिर्फ अपने इलाके का ही डेवलपमेंट कर पाएंगे, दिल्ली का क्या होगा फिर पूरी? नहीं, मैं देखो, जो अच्छी पॉलिसीज लाएगा उसका मदद करेंगे, जो गलत करेगा उसका विरोध करेंगे। अभी भी हमने कहा हर बार कि जो अच्छा काम करेगा उसका समर्थन करेंगे, जो अच्छा काम नहीं करेगा उसका विरोध करेंगे। ये है किरण वालिया, अरविंद केजरीवाल और तीसरा नाम जो कि अभी बिन्नी जी कह रहे हैं कि मैं नई दिल्ली से चुनाव लड़ूंगा। मुझे लगता है किरण बेदी जी का नाम क्लियर नहीं है अभी। किरण वालिया, हाँ, किरण वालिया कांग्रेस की तरफ से वो नई दिल्ली से चुनाव लड़ रही है ना, यानी वो आपके अगेंस्ट होंगी। अमृता, देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है, बिन्नी जी वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये आपस में जो कहते हैं ना चूहे और बिल्ली का खेल वहां चलता रहेगा और कांग्रेस पार्टी वहां पर जीत कर आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग आपसी लड़ाई में जो हम लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे उसी में कहीं ना कहीं घूमते रह जाएंगे, और कांग्रेस पार्टी जो है अपने मुद्दों के आधार पर एजेंडा और इश्यूज पब्लिक के सामने रखकर अपने काम को। लेकिन अमृता माफ कीजिएगा, यहाँ पर मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरह का जोश, जिस तरह का कैंपेनिंग में जोश दिखना चाहिए वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। आपके सीनियर लीडर्स कहीं है नहीं है, दिल्ली के जो आपके सीनियर लीडर्स हैं वो कहीं नहीं। शीला दीक्षित से बात की जाती है तो वो कहती है कि मुझे अगर कहा जाएगा तो मैं उतरूंगी कैंपेनिंग के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 3 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने अनाउंसमेंट की है इलेक्शंस की, और मुझे अच्छे से आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी 2 लिस्टें भी बाहर निकाल दी हैं, तो पूरी तरह से हम लोग मुस्तैदी से 70 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे वर्कर्स बूथ लेवल मैनेजमेंट कर रहे हैं, हर तरीके से बूथ लेवल का ऑफिसर तैयार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं चुनाव की रणनीति जमीन पर होती है, विधानसभा के अंदर होती है, और कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ अपने अपने क्षेत्रों में लगे पड़े हैं। देखिए क्या होता है कि जब 2 लोग आपस में लड़ते हैं तो जिसको आप सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं हमेशा वही उभर कर आता है। दिल्ली कैंट का चुनाव हुआ, वहां पे कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी का वोट शेयर कम हो गया। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो एक पिक्चर है वो धीरे धीरे साफ होती जा रही है कि जनता का विश्वास
जो गलती जनता से हुई थी, जिन झूठे वादों से जनता बहक गई थी, उसको नजरअंदाज करते हुए आज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक विश्वास मिलता नजर आ रहा है। चलिए, हमारे साथ राहुल राज मलिक भी मौजूद हैं, जो कि एडवोकेट हैं। राहुल के बारे में हम बता दें कि इन्होंने एक शिकायत की है चुनाव आयोग में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। मैं पहले तो वो शिकायत आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या है, और दूसरा सवाल ये है कि एड्रेस तो कोई भी बदल सकता है अपना, कोई भी कहीं भी रह सकता है। जी जी। तो मैं इसमें आपत्ति थोड़ी सी किस बात को लेकर क्लैरिफिकेशन है? देता हूँ। जी जी मैं बता रहा हूँ आपको। पहली बात तो दिल्ली के अंदर जो कंपटीशन है वो मेरे हिसाब से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, और कांग्रेस तो कहीं से कहीं वहां पे है भी नहीं। और दूसरी बात जो बिन्नी जी ने अभी कही कि इन्होंने दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया है, उससे मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। वो कैसे बनाया वो मैं अपनी जो मेरी कंप्लेंट है उसके अंदर भी ये चीज आती है। देखिए, पर्सनल ओपिनियन से वोटर्स हमारे को मीडिया के माध्यम से इन्फ्लुएंस नहीं कर बता रहा हूँ सकते हैं। आपको। तो आप एक ये मिनट बताइए रुकिए। कि आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं बता जनता रहा का हूँ। ओपिनियन ऐसा नहीं है। मैं आप एक मिनट रुक जाइए। देखिए, हमारे देश में जो इलेक्शंस होते हैं वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के हिसाब से होते हैं, और वो एक्ट बोलता है कि एक व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है टू द पार्लियामेंट हाउस ऑफ पीपल, अगर वो हिंदुस्तान का वोटर है। पर अगर वो स्टेट में इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो स्टेट का नागरिक होना जरूरी है। अब श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने पहले क्लेम करा मार्च 2013 में, मैं सुंदर नगरी का नागरिक हूं। उसके बाद 41 हनुमान रोड का, फिर 23 हनुमान रोड का, फिर 23 तिलक मार्ग का, फिर 514 वीबीपी हाउस रफी मार्ग का, और अब लास्ट उनकी एप्लीकेशन है वो ये कहती है कि मैं K87 BK दत्त कॉलोनी करबला नई दिल्ली लोधी रोड नई दिल्ली का नागरिक हूं। इन पूरे 2 साल के अंदर ये सिर्फ 40 से 50 दिन 23 तिलक मार्ग वाले अपने एड्रेस पे रहे हैं। अब यही किताब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कहती है कि एक व्यक्ति एक जगह का वोट तब बना सकता है अगर वो वहां का ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होता है? जो वहां पे रोज रात को सोता है। ये किताब कहती है, कानून की, मैं नहीं कह रहा। इन्होंने जितनी भी एप्लीकेशंस डाली है सारी फोर्स्ड एप्लीकेशंस है, क्योंकि ये अपने आप खुद माने हुए हैं कि मैं गाजियाबाद में रहता हूं, इंदिरापुरम में रहता हूं। जी। जो व्यक्ति इंदिरापुरम गाजियाबाद में रहता है वो कैसे क्लेम कर सकता है कि मैं इन 6 एड्रेसेस में कभी भी रहा हूं? अब हमने यूपी पुलिस से पूछा एक आरटीआई के माध्यम से, ठीक है, और इसी को लेकर आपने केजरीवाल जी कहां रहते हैं? इसी को लेकर आपने शिकायत ये डाली है। हाँ जी, राहुल, मैं आऊंगी आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, मैं राहुल आपके पास आऊंगी, और इसी को लेकर इन्होंने ये अर्जी जारी। तो दिल्ली का दर्द बहुत बड़ा है, लेकिन हमदर्द कौन होगा ये नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन जो भी हमदर्द होगा वो सबसे पहले क्या काम करेगा, मैं सभी से जानना चाहूंगी। विनोद कुमार बिन्नी मेरे साथ हैं। आपने कहा कि आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, नई दिल्ली इलाके से चुनाव लड़ेंगे। अगर आप जीत जाते हैं तो सबसे पहले दिल्ली का कौन सा दर्द ठीक करेंगे? दरअसल दिल्ली का दर्द तो मुझे लगता है कि जो सीएम बनेगा उसको सोचना होगा, लेकिन मैं जिस क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीत के पहुंचूंगा उसमें मोहल्ला सभा को पूर्णतः इंप्लीमेंट करके लोगों की समस्याएं उनके अनुरूप, उनके अनुसार जो वो लोग चाहते हैं, जिस रूप में काम हो, कौन से काम पहले हो, कौन से काम बाद में हो, उनके अनुरूप काम करने का काम करूंगा। ठीक है, अमृता जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी विस्तार से अपने मैनिफेस्टो को जल्द रिलीज करेगी और उसमें आपको सारे जो हमारे अहम मुद्दे होंगे आपके सामने आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का जो काम अधूरा है बीजेपी का एमसीडी में होने की वजह से, उस काम को मुस्तैदी से आगे बढ़ाने का काम हो, और चाहे बिजली कंपनीज के ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी को और सख्त करने की बात हो, क्योंकि समय समय पर जिस तरीके से प्राइवेट कंपनीज अपना बिजली का दरें बढ़ा देती हैं और बिना किसी पॉलिटिकल डिस्कशन के और पॉलिटिकल कंसल्टेशन के वो अपनी मनमानी करती है, तो उसके खिलाफ ये लड़ाई जो है लड़ते रहेंगे। और जो विकास कार्य 15 साल से किए, जो एक विकास की डोर दिल्ली के अंदर टूट गई है पिछले 1 सालों में, उस डोर को आगे बनाने का काम करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 7-8 महीने में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो उनपे अंकुश लग गया है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट रुक गए हैं, लाडली स्कीम पे खतरा मंडरा रहा है, 40,000 लोगों को पेंशन नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो दिल्ली की हालत बहुत बदहाल कर दी। जी, विजेंद्र गुप्ता। ठीक है अमृता, ठीक है, आपने 2 मुद्दे यहाँ पर बताए। विजेंद्र गुप्ता जी,
सवाल कीजिए। सवाल ये है कि अगर आप सरकार बनाते हैं, बीजेपी सरकार बनाती है, तो दिल्ली का ऐसा कौन सा दर्द है जिसे सबसे पहले आप ठीक करेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूं कि दिल्ली में विकास का जो एक मार्ग है वो प्रशस्त करेंगे। मैं बताना चाहता हूं दिल्ली की जनता को, दिल्ली में जो मेट्रो रेल है जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी दिल्ली के नहीं, अंदर। अभी बताइए विजयन जी, वक्त की कमी है, वक्त की, ये हम जानते हैं, बिल्कुल हम जानते हैं ये बात। मेट्रो रेल भी भारतीय जनता पार्टी के समय में बिल्कुल हम जानते हैं। एक्सपेंड करेंगे, मोनो रेल चलाएंगे, कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, अनधिकृत बस्तियों को नियमित किया जाएगा, गरीबों को मकान दिए जाएंगे। मुझे अपनी बात ही नहीं कहने दी जा रही। बीजेपी ने तो खिलाफ मुझे बात ही नहीं करने दी जा रही। बताइए, विजयन जी नहीं बोल रहे थे, विजयन जी को अपना जवाब देने दीजिए। विजयन जी, मुझे अपनी बात नहीं कहने दी जा रही। ठीक है अमृता, उनको अपना जवाब देने दीजिए। मुझे अपनी बात कहने दीजिए जी। आपको समय मिला था पूरा, इतनी घबराहट क्यों है कांग्रेस को कि भारतीय जनता पार्टी के बोलने पर ही आपको कमी है? जल्दी बताइए, मुझे शोएब जी से पूछना है। मेट्रो रेल भारतीय जनता पार्टी लाई थी दिल्ली में। दूसरा, दिल्ली के अंदर पानी की समस्या को दूर किया जाएगा, बिजली की समस्या को दूर किया जाएगा, बिजली को सस्ता किया जाएगा, अनधिकृत बस्तियों को नियमित किया जाएगा, गरीबों को मकान दिए जाएंगे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, ठीक है, स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाएगी, अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मैंने सबसे पहले पूछा था ये सारे काम एक साथ कर देंगे। रोजगार वो अधिक से अधिक, शोएब इकबाल जी, पहला काम जो आपकी तरफ से होगा को रोजगार मिल सके। शोएब इकबाल जी, ठीक है विजयन जी, वक्त की कमी है। कहना चाहता हूँ महंगाई पर अंकुश लगाया जाए। शोएब जी, पहला काम जो आप करेंगे। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो दिल्ली में जो ट्रैफिक जाम है बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए कोई समाधान निकलवाएंगे। ये हमारी प्राथमिकता होगी, ये टॉप प्रायोरिटी पे होगा। दिल्ली के अंदर जो सड़कें जाम हो रही हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था खराब हुई है, चरमरा गई है, उसको करेंगे। ठीक है। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो बड़ा काम है कि दिल्ली के लोगों को साफ पानी देंगे। जो गंदा पानी आ रहा है, जो दिल्ली की जनता को गंदा पानी मिल रहा है, उसको बिल्कुल साफ सुथरा पानी करके हम देंगे, जो गलियों में सीवर लाइनों के साथ मिलकर आ रहा है। जी शोएब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल, कौन सा मुद्दा सबसे पहले उठना चाहिए? देखिए, सबसे पहला मुद्दा ये उठना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी की शुरुआत ही गलत है। जो आदमी एक झूठा डिक्लेरेशन देके अपने आप को ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्लेम करते हैं, उनका नॉमिनेशन पेपर ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनका एक वोट तो कैंसिल कर दिया है। आज की डेट में दिल्ली के वोटर नहीं है। जब तक दिल्ली के वोटर नहीं हो सकते, तब तक ये अपना नॉमिनेशन नहीं फाइल कर सकते हैं। ये भी एक अहम मुद्दा है जिस पर हम करेंगे चर्चा। राहुल, आपसे भी वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है। बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा बहुत जरूरी, हम करेंगे इस पर चर्चा। वक्त की कमी, आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दर्शकों से हमने एक सवाल पूछा था कि क्या है दिल्ली के असल मुद्दे, भ्रष्टाचार, बिजली पानी या फिर स्थिर सरकार। और इस सवाल के जवाब में बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों ने हमें अपनी राय दी है। 27% दर्शकों की राय है कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 11% दर्शकों का ये मानना है कि बिजली और पानी की वजह से वो सबसे ज्यादा परेशान है, यानी साफ पानी मिलना चाहिए और भरपूर बिजली मिलनी चाहिए। 56% दर्शकों की राय ये है कि सबसे पहले उन्हें स्थिर सरकार मिले। तो ये है दर्शकों की राय। बहरहाल मुद्दा में